प्रणों से प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मार्गेंथाउवाद या राजनीतिक यथार्थवादी उपागम। क्या बेटा? मार्गेंथाउवाद या राजनीतिक यथार्थवादी उपागम। आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम मार्गेंथाउवाद को ठीक से समझ जाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ज़्यादातर बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर नंबर 16 पार्ट नंबर 1, क्योंकि मार्गेंथाउवाद के ऊपर लगभग हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हुए समझाएंगे। मतलब कम से कम इसके 3 पार्ट जरूर होंगे। पहले पार्ट में हम इसकी सामान्य पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। दूसरे पार्ट में मार्गेंथाउवाद के जो 6 सिद्धांत हैं उन 6 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और इसके बाद में अगले पार्ट में इसकी आलोचना इत्यादि जो भी है वो सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मार्गेंथाउवाद या राजनीतिक यथार्थवादी उपागम। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो हांस जे मार्गेंथाउ हैं ये कौन हैं, कहाँ के हैं। बेटा, हांस जे मार्गेंथाउ शिकागो विश्वविद्यालय अर्थात अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्राचार्य हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता या समर्थक हैं। कौन? हांस जे मार्गेंथाउ। तो वास्तविक रूप में इसे राजनीतिक यथार्थवादी उपागम की भी संज्ञा दी जाती है और मार्गेंथाउवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यथार्थवादी उपागम के प्रमुख प्रवक्ता या प्रबल समर्थक हांस जे मार्गेंथाउ ही हैं। ये वही हांस जे मार्गेंथाउ हैं जो ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की राजनीति, चाहे वो घरेलू राजनीति हो मतलब राष्ट्रीय राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब हांस जे मार्गेंथाउ ने वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान में जो शक्ति की संकल्पना का अध्ययन किया जाता था उस शक्ति की संकल्पना को अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए प्रयोग में लिया। किसने? हांस जे मार्गेंथाउ ने। तो अब हम चर्चा करेंगे मार्गेंथाउवाद में, इसका पार्ट नंबर 1 लेक्चर नंबर 16। ठीक है बेटा, मार्गेंथाउवाद या फिर से बोल रहा हूं मैं, या राजनीतिक यथार्थवादी उपागम। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए, ये एक एक बात आपको नोट करनी है और मैं ये नोट इसलिए करता हूँ जिससे कि आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकें। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपको, बेटा प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ उसमें ये जो मैं लिखता हूँ ये इसीलिए लिखता हूँ कि आप अपने नोट्स बना लें और इसके बाद में मैं एक एक सेंटेंस की व्याख्या करता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। भले ही आप राजनीति विज्ञान विषय से UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे YouTube चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यस, ध्यान दें, यथार्थवादी विचारधारा के प्रतिनिधि प्रवक्ता हैं। सबसे पहली बात नोट करें क्या कि जो हांस जे मार्गेंथाउ हैं जो कि शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्राचार्य। ठीक है बेटा, तो ये जो हांस जे मार्गेंथाउ हैं वो यथार्थवादी विचारधारा के प्रतिनिधि प्रवक्ता हैं। ठीक है, मतलब वास्तविक रूप में जो यथार्थवादी विचारधारा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, या फिर मैं कहूं कि समस्त आधुनिक राजनीतिक चिंतन का इतिहास जो है
इन्हीं दो दृष्टिकोण के फलस्वरूप जो है विकसित हुआ है। कौन कौन सा? आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो यथार्थवादी विचारधारा के प्रतिनिधि प्रवक्ता कौन है? हांस मार्गेंथाउ। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आदर्शवादी विचारधारा के प्रतिनिधि प्रवक्ता कौन है? तो आप कहेंगे वुड्रो विल्सन। कौन है बेटा? वुड्रो विल्सन। फिर मैंने आगे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान सिद्धांतकारों में अग्रणी रहे हैं। मतलब हांस मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान सिद्धांतकारों में अग्रणी रहे हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, जितने भी सिद्धांतकार रहे हैं, उन सभी सिद्धांतकारों में हांस मार्गेंथाउ प्रधान रहे हैं, महत्वपूर्ण रहे हैं, मुख्य रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके अंतर्गत जो कंपटीशन में मुख्य बात पूछी जाती है कि हांस मार्गेंथाउ की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, मतलब इनके द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो ध्यान दे बेटा, रचना सबसे पहला है इसका पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, जो कि 1949 में लिखी गई है। ये हांस मार्गेंथाउ की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। नोट कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है कौन सी? पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, 1949 में लिखी गई है। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, 1946 में लिखी गई है। दूसरा, तीसरी पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, ये 1951 में लिखी गई है। कब लिखी गई है ये? 1951 में लिखी गई है। इसके बाद में है डाइलेमेसस ऑफ पॉलिटिक्स, 1958 में, या डाइलेमस ऑफ पॉलिटिक्स, 1958 में लिखी गई है। तो ये हांस मार्गेंथाउ की महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी, जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ 4 पुस्तकों के नाम लिख दिए। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये चारों रचनाएं आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, आप नोट कर सकते हैं। यस बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में राजनीतिक आदर्शवाद और राजनीतिक यथार्थवाद, ये 2 प्रमुख प्रतियोगी दृष्टिकोण हैं। मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के 2 प्रमुख दृष्टिकोण या उपागम है। कौन कौन से? आदर्शवादी और यथार्थवादी। मैंने आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण के ऊपर अलग से कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। क्लियर बेटा? अब ये 2 प्रमुख प्रतियोगी दृष्टिकोण क्यों है? क्योंकि राजनीतिक आदर्शवादी वास्तविक रूप में एक ऐसे विश्व की स्थापना का सपना देखते हैं जिसमें हिंसा नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगा और शक्ति राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जबकि राजनीतिक यथार्थवादी शक्ति राजनीति की बात करते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में युद्ध, हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र राज्यों के बीच में अपने अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर किसी न किसी रूप में टकराव रहेगा। राजनीतिक यथार्थवादियों का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से बड़ा स्वार्थी और जंगली होता है। अगर मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और जंगली होता है तो फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख अभिनेता होता है वो राष्ट्र राज्य होता है, तो राष्ट्र राज्य भी स्वार्थी और जंगली होते हैं। जब ये स्वार्थी होते हैं तो निश्चित रूप में अपने अपने हितों को लेकर इनमें टकराव होगा। अतः कहा जा सकता है यथार्थवादियों के अनुसार कि वास्तविक रूप में दुनिया में से सदा के लिए युद्ध समाप्त नहीं किए जा सकते। हाँ, शक्ति का प्रबंध करके कुछ समय के लिए युद्धों को रोका जा सकता है। कौन कहते हैं? राजनीतिक यथार्थवादी। शक्ति के प्रबंध में क्या आएगा? जैसे कूटनीति का प्रयोग किया जा सकता है, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के माध्यम से जो है युद्धों को रोका जा सकता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। कौन कह रहे? राजनीतिक यथार्थवादी। शक्ति प्रबंध के माध्यम से युद्धों को रोका जा सकता है पर पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। शक्ति प्रबंध में क्या क्या आएगा? फिर से बोल रहा हूं, कूटनीति, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण। ठीक है बेटा? इसके बाद ही मैंने लिखा है समस्त आधुनिक राजनीतिक चिंतन का इतिहास इन्हीं 2 दृष्टिकोणों के फलस्वरूप विकसित हुआ है। मतलब आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है इन्हीं 2 दृष्टिकोणों के फलस्वरूप विकसित हुआ है। 2 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है बेटा? इसके बाद मैंने यहाँ डायग्राम बनाया 1 2 3। इसका मतलब ये है कि 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पेपर को समझने के लिए, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक जो अभिनेता होता है, इकाई होता है, कार्यकर्ता होता है, वो कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित।
क्या राष्ट्रीय हित, सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य है, क्या जो साध्य है, साधन है, मतलब लक्ष्य तो होगा राष्ट्रीय हित, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो साधन है, साध्य वो शक्ति है। मतलब सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लगातार शक्ति का वृद्धि का प्रयास करते हैं, लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं। और शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में शक्ति क्या बन जाती है, साध्य बन जाती है। और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति साधन बन जाती है। फिर से दोहरा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रहित होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साध्य और साधन शक्ति होता है। साध्य और साधन कौन होता है, शक्ति होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं किस टॉपिक में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बना रखा है। उसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर को सैद्धांतिक रूप में आसानी से समझ सकते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को यदि आपको समझना हो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति का जो डायग्राम मैंने बना रखा है उसको आप समझिएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आप देखो बेटा, दोनों दृष्टिकोणों का मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण। मैंने आपको बता तो दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि समझना हो तो दोनों दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना हो तो ये दो ही दृष्टिकोण मुख्यतः प्रचलित हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो दोनों दृष्टिकोण मतलब आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोणों का मानव प्रकृति, समाज और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण है। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण अलग बात कहता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण अलग बात कहता है। क्या क्या कहते हैं, सबसे पहले लेंगे हम आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि मानव प्रकृति को ये अच्छा मानता है, मतलब मनुष्य को स्वभाव से ये अच्छा मानता है, और समस्याओं का जन्म गलत सामाजिक व्यवस्था, उचित ज्ञान और अवबोध के अभाव के कारण होता है। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि यदि विश्व में संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं, तो इसका कारण क्या है, गलत सामाजिक व्यवस्था है, उचित ज्ञान और अवबोध के अभाव के कारण ऐसा होता है। इसलिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना की इन्होंने जिसमें तर्क, शिक्षा और विज्ञान का उपयोग करके मानव कल्याण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रहती है। मतलब इनका कहना है कि वास्तविक रूप में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें तर्क, शिक्षा और विज्ञान का उपयोग किया जाए और जिसके माध्यम से मानव कल्याण के क्षेत्र में लगातार प्रगति होती रहे। कौन कहते हैं ये बात, आदर्शवादी दृष्टिकोण या आदर्शवादी विचारधारा। इसके बाद में शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से विश्व को अच्छा और शांति में बनाया जा सकता है। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, पहला दृष्टिकोण मान लेंगे इसको, आदर्श दृष्टिकोण ये कह रहा है कि शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज ले सकते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ युद्धों को रोकने में असफल रहा है। शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से विश्व को अच्छा और शांति में बनाया जा सकता है। कौन कह रहा है ये बात, आदर्शवादी दृष्टिकोण कह रहा है। मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण मानव प्रकृति के बारे में तो ये कह रहा है कि मानव स्वभाव से अच्छा है। समाज की बात आ रही है तो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें तर्क, शिक्षा और विज्ञान का उपयोग किया जाए और जिससे मानव कल्याण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो। और आगे इसके बाद में समस्याओं की बात आती है तो वास्तविक रूप में देखा जाए, नहीं सॉरी, राजनीतिक संस्थाओं की बात आती है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विश्व को अच्छा और शांति में बनाया जा सकता है। तीनों बातें आ गई, मानव प्रकृति, समाज और राजनीतिक संस्थाएं। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि मानव की जो प्रकृति हो तो क्या है, मानव स्वभाव से अच्छा है, मानव की प्रकृति अच्छी है। समाज की बात आती है तो इनका कहना है कि भी तर्क, शिक्षा और विज्ञान का उपयोग किया जाए जिससे कि मानव का कल्याण हो। उसके बाद में संस्थाओं की बात आती है, उनका कहना है कि शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से विश्व में शांति बनाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से विश्व को अच्छा और शांति में बनाया जा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय आदर्शवादी दृष्टिकोण कह रहा है। दूसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा है, मैंने आपको बता दिया ना कि दोनों दृष्टिकोण मतलब यथार्थवादी और आदर्शवादी मानव प्रकृति, समाज और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण है। मतलब दोनों का जो नजरिया है वो अलग अलग है। किस किस के बारे में, मानव की प्रकृति, समाज और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण की तीनों बातें समझ में आ गई हैं। अब लेते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कर रहा है कि मानव स्वभाव में निहित अंतर विरोधों के कारण शुद्ध नैतिक मान्यताओं पर विश्व समाज का संचालन पूर्णतः असंभव है। मतलब यथार्थ दृष्टिकोण ये कहता है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी और जंगली है। ऐसी स्थिति में शुद्ध नैतिक मान्यताओं पर विश्व समाज का संचालन पूर्णतः असंभव है। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में वैमनस्य संघर्ष मौजूद रहता है। अर्थात यथार्थ दृष्टिकोण का कहना है कि चूंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है और भाई जैसा प्लेटो कहते हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों
से होता है, या हम कहें कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। प्लेटो कहते हैं राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, अरस्तु कहते हैं राज्य परिवार का ही विराट रूप है। तो जैसा व्यक्ति होगा वैसा राज्य होगा, जैसा परिवार होगा वैसा राज्य होगा, और जैसे राज्य होंगे वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होगी, वैसी ही विश्व व्यवस्था होगी। तो जब व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है, जंगली है, तो राष्ट्र राज्य भी स्वभाव से स्वार्थी होंगे। डेफिनेटली सभी अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास करेंगे, सभी अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करेंगे, सभी अपनी शक्ति वृद्धि का प्रयास करेंगे। डेफिनेटली ठीक है बेटा। तो यहाँ पर फिर मैंने लिखा है कि राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में वैमनस्य संघर्ष मौजूद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हित। तो सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब यहां मूल बात ये आ रही है कि राष्ट्र राज्य के बीच में जो वैमनस्य है, संघर्ष है उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून, का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होता ही रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि ये शक्ति राजनीति की बात करते हैं। हांस जे मार्गेंथाउ स्पष्ट रूप में कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वास्तविक रूप में वैमनस्य और संघर्ष को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अतः इनका कहना है, अतः कूटनीति, डिप्लोमेसी, राजनीति, कूटनीति का प्रमुख कार्य यही है कि शक्ति प्रतिस्पर्धा पर किसी न किसी रूप में अंकुश लगाया जाए। मतलब यहाँ ये तो निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा संघर्षों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग किया जाए? कूटनीति का, मतलब शक्ति प्रबंध का प्रयोग किया जाए। यहाँ शक्ति प्रबंध में क्या क्या आएगा? कूटनीति आएगा, निशस्त्रीकरण आएगा, और क्या? शस्त्र नियंत्रण आएगा। तीन बातें आएंगी। क्या क्या आएगा बेटा? नंबर एक, कूटनीति। शक्ति प्रबंध की बात करते हैं कि शक्ति का प्रबंध किया जाए, और शक्ति का प्रबंध किया जाएगा तो युद्धों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, समाप्त तो नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण कहता है कि युद्धों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि समाप्त नहीं किया जा सकता, शक्ति का प्रबंध किया जा सकता है। तो शक्ति प्रबंध के तीन साधन है, कूटनीति, फिर से बोल रहा हूं, कूटनीति, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण। तो यहाँ एक की बात की है मैंने। अतः कूटनीति का प्रमुख कार्य यही है कि शक्ति प्रतिस्पर्धा पर किसी न किसी रूप में अंकुश लगाया जाए। फिर मैंने लिखा है, यह विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शाश्वत तत्व के रूप में देखता है। मतलब जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शाश्वत तत्व के रूप में देखता है। इसका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी न किसी रूप में विरोध और संघर्ष बना ही रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि इनका कहना है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, और मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है तो राष्ट्र राज्य भी स्वभाव से स्वार्थी है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वास्तविक रूप उसका जो लक्ष्य होता है वह क्या होता है? राष्ट्र हित होता है। तो सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करेंगे, और जब सभी राष्ट्र राज्य ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उसमें संघर्ष होगा ही होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब वास्तविक रूप में जो ये विरोध और संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्था के द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके बाद में डॉक्टर महेंद्र कुमार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मार्गेंथाउ केवल यथार्थवादी ही नहीं बल्कि पहले सिद्धांतकार हैं जिन्होंने यथार्थवादी सांचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। ध्यान दें, क्या? यथार्थवादी ढांचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। कौन कह रहे हैं? महेंद्र कुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार। इनकी पुस्तक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने मार्गेंथाउ की ये प्रशंसा की है। नेक्स्ट, यथार्थवादी प्रतिमान विकसित किया। मतलब वास्तविक रूप में हांस जे मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए यथार्थवादी प्रतिमान विकसित किया। किसने किया? हांस जे मार्गेंथाउ ने। फिर मैंने लिखा है, एक विद्वान है गाजी एल गोसाबी, नोट करें, गाजी एल गोसाबी। फिर से बोल रहा हूँ, गाजी एल गोसाबी ने मार्गेंथाउवाद को यथार्थवाद का पर्यायवाची माना है। एग्जाम पूछ लिया जाता है ये। मार्गेंथाउवाद को यथार्थवाद का पर्यायवाची बताया है, अर्थात यथार्थवाद कहें चाहे इसे मार्गेंथाउवाद कहें, बात एक ही है। नेक्स्ट, इधर आए बेटा। मार्गेंथाउ ने अपने मॉडल में शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया है। मतलब
हांसे मार्गेनथाउ ने अपने प्रतिमान के अंतर्गत शक्ति पावर पर मुख्य रूप से बल दिया है, अतः इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। किसको? ये जो मार्गेनथाउवाद है या यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इसको शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हांसे मार्गेनथाउ ने अपने प्रतिमान में शक्ति के ऊपर मुख्य रूप से बल दिया। क्यों दिया शक्ति पर? स्पष्ट कह रहे हैं हांसे मार्गेनथाउ कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति का मतलब राष्ट्रीय राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। इसलिए सेंटर पॉइंट क्या है? शक्ति है, पावर है। तो शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया है, अतः इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और हांसे मार्गेनथाउ की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। कौन कह रहे ये बात? शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। किसने कही ये बात? हांसे मार्गेनथाउ। नोट करेंगे ये बात। हांसे मार्गेनथाउ की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। किसने कही ये बात? हांसे मार्गेनथाउ। तो नोट करेंगे यहाँ से, शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। किसने कही बात? हांसे मार्गेनथाउ ने। नेक्स्ट, शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित की महत्ता पर बल देने के कारण हांसे मार्गेनथाउ का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है। नोट करें बेटा, शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित की महत्ता पर, राष्ट्रीय हित क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है। ठीक है बेटा। तो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित की महत्व पर बल देने के कारण हांसे मार्गेनथाउ का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ये राष्ट्रीय हित की महत्ता पर बल देते हैं, और राष्ट्रीय हित की महत्ता पर बल देने के कारण, राष्ट्रीय हितों की महत्ता पर बल देने के कारण मार्गेनथाउवाद का जो दृष्टिकोण है, हांसे मार्गेनथाउ का जो दृष्टिकोण है, वह यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है। इसलिए मार्गेनथाउवाद और यथार्थवाद दोनों पर्यायवाची है। ये बात किसने कही है? गाजी एल्गो शाबी ने। आपसे किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। यस। नेक्स्ट, स्वयं हांसे मार्गेनथाउ क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मोर मतलब मार्गेनथाउ। हांस पूरा नाम है हांस जे मार्गेनथाउ। हांसे मार्गेनथाउ के अनुसार, या इनका कहना है कि उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है, मतलब स्वयं मार्गेनथाउ कह रहे हैं कि उनका सिद्धांत, मतलब मार्गेनथाउ का सिद्धांत, उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है कि वह मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं, जो इतिहास में अनादिकाल से बार बार परिलक्षित होता रहा है। मतलब ये मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं, और जैसा कि यथार्थवादी कहते हैं कि मानव स्वभाव से बड़ा स्वार्थी होता है। अगर ये बात ली जाए तो हांसे मार्गेनथाउ से पहले मैकियावेली ने भी लिख दिया था कि मानव स्वभाव से बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली, कपटी होता है। टॉमस हॉब्स ने भी कह दिया था कि मानव स्वभाव से बड़ा स्वार्थी होता है, धूर्त होता है, हृदयहीन होता है। जैसा कि स्वयं हॉब्स ने कहा था कि हम मानवों में, लिखें, हॉब्स ने कहा है हम मानवों में संघर्ष के 3 ही कारण हैं, भय, प्रतिस्पर्धा और यश। तो यहाँ हॉब्स कह रहे हैं कि हम मानवों में संघर्ष के 3 कारण हैं। क्या? भय, प्रतिस्पर्धा और यश। अब यहाँ मानव में संघर्ष के 3 कारण हैं, तो चूंकि राज्य का निर्माण किससे होता है? व्यक्ति से होता है, और जब राज्य का निर्माण इससे होता है तो राज्य विदेश नीति तय करता है, तो डेफिनेटली वहां पर भी संघर्ष के 3 ही कारण होंगे, भय, प्रतिस्पर्धा और यश। बेटा ध्यान देंगे, हॉब्स क्या करें कि हम मानवों में संघर्ष के 3 कारण हैं। नोट करेंगे आप, हॉब्स का कहना है या हॉब्स के अनुसार हम मानवों में संघर्ष के 3 कारण है, भय, प्रतिस्पर्धा और यश। तो इसका मतलब शक्ति राजनीति की बात तो मैकियावेली ने भी बहुत समय पहले कह दी थी। मैकियावेली जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक भी हैं, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रिंस, और हॉब्स जो कि समझौतावादी विचारक है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी? लेवियाथन। लेवियाथन का हिंदी अर्थ है एक विशालकाय महामानव, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन के प्रथम पृष्ठ के ऊपर ही एक विशालकाय महामानव का चित्र दिया है, जिसके उदर में, पेट में सभी जनता को दर्शाया है। अर्थात वहां पर जो राजा होगा पूर्ण रूप में निरंकुश होगा, मतलब राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये सारी लंबी बातें हैं हॉब्स मैकियावेली के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए, आप लिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पूर्व, मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ट्रीटस के एक विद्वान का नाम है, ट्रीटस के नीत्शे एरिक कोप्सन ने शक्ति संचय, शक्ति प्रसार तथा शक्ति प्रदर्शन को राज्य की मुख्य विशेषताएं माना है। मतलब इन्होंने भी शक्ति की ही बात की है, शक्ति पर ही बल दिया है। हांसे मार्गेनथाउ भी जो है अपने मॉडल में शक्ति पर मुख्य रूप से बल देता है। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी ट्रीटस के नीत्शे और एरिक कोप्सन ने शक्ति संचय, मैंने शॉर्ट में लिखा है शक्ति संचय, शक्ति प्रसार
तथा शक्ति प्रदर्शन, पूरा लिखेंगे, शक्ति प्रदर्शन को राज्य की विशेषताएं माना है। तो ये भी शक्ति पर बल दे रहे हैं। अगली बात, ये सारी बातें आप नोट्स बनाते हुए नोट करेंगे। फ्रेडरिक वाटकिंस, नोट करेंगे, फ्रेडरिक वाटकिंस, हैरोल्ड लैसवेल तथा डेविड स्टर्न, ये वही डेविड स्टर्न है जिन्होंने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है। ठीक है बेटा, इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया? डेविड स्टर्न ने दिया है। डेविड स्टर्न शक्ति की संकल्पना को समकालीन राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना माना है। मतलब इन्होंने शक्ति की संकल्पना को समकालीन राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना माना है। किसको? शक्ति को। फिर से बता रहा हूं मैं, फ्रेडरिक वाटकिंस, हैरोल्ड लैसवेल तथा डेविड स्टर्न शक्ति की संकल्पना को समकालीन राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना माना है और इनके अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति का वितरण और शक्ति का उपयोग करना, और शक्ति का उपयोग करना, मतलब ये राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ मान के चलते हैं। तो ये बातें भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट, E.H. कार, ये वही E.H. कार है जिन्होंने इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। E.H. कार। अगला विद्वान है जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर, क्विंसी राइट, मार्गेनथाउ। फिर से बोलता हूँ, E.H. कार, जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर, क्विंसी राइट, हांस जे मार्गेनथाउ, मैंने शॉर्ट में लिखा है हांस जे मार्गेनथाउ, आदि और भी बहुत हैं। आदि ने राजनीति विज्ञान की इस शक्ति संकल्पना को विस्तृत करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू करने का भी प्रयत्न किया। मतलब इन्होंने राजनीति विज्ञान की, चूंकि शक्ति की जो संकल्पना है वास्तव में तो राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना है, जैसा कि कहा भी जाता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, या राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ना। जैसा कि कैटलिन ने ये बात कही है, लैसवेल ने भी ये बात कही है, लासवेल ने भी ये बात कही है। तो मेरा कहने का मूल भावार्थ ये है कि इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की शक्ति संकल्पना को विस्तृत करके, व्यापक करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू करने का भी प्रयत्न किया है। मतलब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति की संकल्पना उदाहरण के आधार पर समझने का प्रयास किया है, जैसा कि हांस जे मार्गेनथाउ ने ऐसा ही किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका को लेकर के यथार्थवाद में मतभेद है। मतलब वैसे भी देखा जाए तो शक्ति की जो भूमिका है उस भूमिका को लेकर के स्वयं जो यथार्थवादी विद्वान है उनमें भी मतभेद है। परंतु फिर भी मैंने लिखा, लेकिन सभी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत प्रभावक तत्व है, इसके ऊपर इनकी सहमति है। फिर से बोल रहा हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति भूमिका को लेकर के यथार्थवादी विद्वानों मतभेद है, लेकिन सभी यथार्थवादी इस बात को लेकर के अपनी सहमति देते हैं, या इस बात पर उनकी सहमति है, किस बात पर, कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत प्रभावक तत्व है, इस पर इनकी सहमति है। मतलब शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत प्रभावक तत्व है, इस बात को लेकर के सभी यथार्थवादी सहमत हैं। वैसे यदि देखा जाए तो शक्ति की भूमिका को लेकर के कोई बात नहीं, यथार्थवादी मतभेद है, लेकिन शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत प्रभावशाली तत्व है, इसके ऊपर सभी यथार्थवादियों की सहमति है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका मार्गेनथाउ वाद का लेक्चर नंबर ये 16 है, जबकि पार्ट नंबर 1 है। ठीक है बेटा, मतलब मार्गेनथाउ वाद का ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बारे में मार्गेनथाउ वाद के जो 6 सिद्धांत हैं उन 6 सिद्धांतों को मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊंगा। और यदि आप इस रूप में, क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में समझते चलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को यदि ठीक से समझ गए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे विश्वास है आप मार्गेनथाउ वाद का पार्ट 1 ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।